अब इन दोनों गाड़ियों को कौन नहीं जानता। एक राजनेता हो या फिर बिजनेसमैन की पहली पसंद, और दूसरी या फिर इसका लास्ट जन मॉडल उनके बॉडीगार्ड्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब गेम काफ़ी बदल गया है, क्योंकि नई जनरेशन स्कॉर्पियो एन पहले के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूव्ड और प्रीमियम है। इनफैक्ट कंपनी इसे बिग डैडी ऑफ एसयूवीज बुलाती है और लॉन्च के दौरान उनका सीधा निशाना था डी सेगमेंट एसयूवीज पर। लेकिन ये वीडियो कोई डायरेक्ट कंपैरिजन फिर भी नहीं है, बिकॉज ये गाड़ियाँ दोनों अलग अलग सेगमेंट को बिलोंग करती हैं। लेकिन इस गाड़ी में इतने सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं तो इन दोनों के बीच में फासला काफ़ी कम रह गया है। तो वो कितना फासला है वो इस वीडियो में जानेंगे। दूरी प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टार्ट इस वीडियो की प्राइसिंग के साथ ही करते हैं। कीमत देखेंगे तो स्कॉर्पियो एन की फॉर्च्यूनर के लगभग 1/3 प्राइस पर स्टार्ट होती है, पर फॉर्च्यूनर का बेस वेरिएंट में लगभग वो सभी फीचर्स हैं जो इसके टॉप वेरिएंट में आते हैं। टॉप वेरिएंट्स में भी स्कॉर्पियो एन के दाम फॉर्च्यूनर के आगे एकदम आधे हैं, पर सिर्फ कीमत के बल पर गाड़ियों को जज ना करें, इसलिए आज हम दोनों कार्स को साथ लाए हैं। और साथ लाए हैं तो भाई रोड प्रेजेंस पर तो कंपेयर करेंगे ही, लेंथ के अलावा हर मायने में स्कॉर्पियो एन फॉर्च्यूनर से बड़ी है। देखो, लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो वो आप कमेंट्स में बताना। मुझे तो दोनों गाड़ियों की रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया लगती है। स्कॉर्पियो वही इंटिमिडेटिंग फील देती है, पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक जितनी इंटिमिडेटिंग नहीं है, बट फिर भी ये इससे बड़ी है साइज़ में, तो रोड प्रेजेंस में कोई कमी नहीं मिलती है आपको। फॉर्च्यूनर तो चलो उसकी तो अलग ही लीग है, जब आपने अगर डिपर फ्लैश कर दिया तो आपको ओवरटेक करने के लिए जगह ज़रूर मिलेगी दोनों गाड़ियों में। अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो ज़्यादा यूजेबल स्पेस आपको फॉर्च्यूनर में मिलता है। तीनों रोज़ अगर अप हैं तो भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। और अगर चाहें तो इन सीट्स को यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा और स्पेस लिबरेट करने के लिए तो आप इनको ऐसे भी उठा सकते हैं। ये दोनों साइड पे किया जा सकता है। एंड यहाँ पर आपको पावर टेल गेट भी मिलता है। स्कॉर्पियो एन में आपको साइड हिंज टेल गेट मिलता है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है स्कॉर्पियो की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। दीवार वगैरह के पास अगर आपने पार्क किया तो आप ये पूरा नहीं खोल पाएंगे। दूसरा, इसमें आपको जो तीनों रोज़ अप होने के बाद स्पेस मिलती है, बूट स्पेस, वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, फॉर्च्यूनर से डेफिनेटली कम है। लेकिन आप चाहें तो उसको एक्स्ट्रा स्पेस लिबरेट करने के लिए इन सीट्स को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर उतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है जितनी फॉर्च्यूनर में है। थर्ड रो में पैसेंजर बिठाने के बाद लगेज स्पेस फॉर्च्यूनर में बेहतर मिलती है। दोनों कार्स का स्पेयर व्हील नीचे माउंटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वॉट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऑटो जगत की लेटेस्ट खबरों से आप जुड़े रहें सबसे पहले। थर्ड रो में जो एंट्री के लिए आपको अपर्चर मिलता है वो इसमें थोड़ा छोटा है इन कंपैरिजन टू द फॉर्च्यूनर। थर्ड रो में स्पेस बेहतर हो सकती है क्या नहीं, वो आपको मैं कैबिन के अंदर जाके बताता हूँ। अब थर्ड रो यहाँ पर डिसेंट स्पेस है, सीट स्कॉप काफ़ी नीचे है, आप नीज अप पोजीशन में ही बैठते हैं। फॉर्च्यूनर में इससे थोड़ा बेहतर बैठते हैं आप, बट थैंकफुली पहले की तरह इसमें आपको साइड फेसिंग जंप सीट नहीं मिलती हैं, बेंच सीट आपको मिलती हैं। देन स्पेस की मैं बात करूँ तो मेरे लिए इतनी कोई कमी नहीं है हेडरूम की। नी रूम भी डिसेंट है, बस ये है कि अगर मेरे से लंबा पैसेंजर होगा तो ये सीट को आप आगे रिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, वो आप फॉर्च्यूनर में कर सकते हैं। और ये सीट भी यहाँ पर फिक्स्ड है, आपको सिर्फ एंट्री के लिए ये वाली सीट मिलती है जो आप रिक्लाइन और टम्बल डाउन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं कन्वीनियंसेस की बात करूँ तो ऐसा कुछ है नहीं एक्सेप्ट फॉर सीट बेल्ट्स एंड ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और यहाँ पर आपको छोटी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ पर कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, बट इस साइड पे एक 12 वोल्ट सॉकेट है जो आपको फॉर्च्यूनर में भी मिलता है। इस थर्ड रो में आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी घुटन महसूस नहीं होगी, बिकॉज विंडोज़ भी काफ़ी बड़ी हैं, लाइट इंटीरियर ऊपर की साइड आपको दिखता है। बाकी वो फीचर जो पुरानी स्कॉर्पियो में मिलता था, यहाँ पर साइड हिंज विंडो होती थी, उसे खोल के आप एक्स्ट्रा हवा ले सकते थे, वो यहाँ पर नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको थर्ड रो में एसी वेंट्स भी नहीं मिलते हैं, फॉर्च्यूनर में वो आपको मिलते हैं। ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी और स्पेस के हिसाब से फॉर्च्यूनर की थर्ड रो कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब डोर थर्ड दोनों गाड़ियों को काफ़ी सॉलिड फीलिंग देता है। सेकंड रो एंट्री दोनों में ऊंची है तो साइड स्टेप ज़रूरी है। दरवाजे में ज़्यादा जगह फॉर्च्यूनर में है तो इसमें चढ़ना और उतरना स्कॉर्पियो इनके मुकाबले थोड़ा आसान है। कैबिन स्पेस के मामले में सेकंड रो में स्कॉर्पियो एन में आपको बहुत बढ़िया व्यू मिलता है, बाहर का, आगे का, पीछे का, बिकॉज ये विंडोज़ बड़ी हैं और आपकी सीट्स आगे से ऐसे स्टेडियम टाइप स्टाइल में मिलती हैं आपको। इन सीट्स के कंफर्ट की बात करूँ तो लेदराइट सीट्स हैं, वो आपको फॉर्च्यूनर में भी मिलती हैं। सीट्स का जो कंफर्ट है, कुशनिंग है, वो बढ़िया है।
लॉन्ग जर्नीज़ आप यहाँ पर आराम से बिता सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिलता है, बट अगर आपने कप्स वगैरह लगाए हैं तो आपको आर्मरेस्ट के लिए अपना थोड़ा हाथ की जगह जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। फॉर्च्यूनर में वो आपको आगे की तरफ मिलते हैं, तो वहाँ पर आपके हाथ के लिए थोड़ा ज़्यादा आराम मिलता है। देन इस सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, जो मिडिल पैसेंजर होगा उसको नहीं मिलता है। फॉर्च्यूनर में वो आपको मिलता है। देन यहाँ पर बीच में आपको मिलती है लैप बेल्ट, फॉर्च्यूनर में आपको मिलती है 3 पॉइंट सीट बेल्ट। देन हेडरूम की बात करूँ, अच्छा खासा हेडरूम है, नी रूम भी बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, ये सीट स्क्वाप भी काफ़ी बढ़िया है। फॉर्च्यूनर के मुकाबले यहाँ पर जो फुट स्पेस है वो थोड़ी कम है। हेडरूम की मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, 6 फीट के पैसेंजर भी यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। ये आगे वाली सीट को मैंने 5 फीट 9 इंच के ड्राइवर के हिसाब से सेट किया हुआ है, मेरी हाइट भी 5'9" है, तो आप देख सकते हैं इनफ यहाँ पर स्पेस है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको AC के लिए ब्लोअर कंट्रोल मिलता है, एक टाइप C USB सॉकेट मिलता है, सीट बैक में स्टोरेज मिलती है, बट वहाँ पर भी फॉर्च्यूनर में आपको थोड़ा बेहतर स्पेस मिलती है स्टोरेज के लिए इन सीट बैक पॉकेट्स में। वहाँ पर आपको ब्लोअर कंट्रोल और AC के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं, जिससे AC आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर AC वेंट्स यहाँ पर आपके फेस पर लगे हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू दीज AC वेंट्स। ज़्यादा आलीशान सेकंड रो एक्सपीरियंस फॉर्च्यूनर में है, पर स्पेस और फीचर्स के मामले में स्कॉर्पियो एन भी ज़्यादा पीछे नहीं है। फॉर्च्यूनर में ऑल ब्लैक थीम है, वहीं स्कॉर्पियो एन में डुअल टोन। स्कॉर्पियो की क्वालिटी और डिज़ाइन पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है और फॉर्च्यूनर की क्वालिटी के काफ़ी करीब हैं। दोनों गाड़ियों में आपको अच्छे बड़े डोर पॉकेट्स मिलते हैं, सेंट्रल कंसोल में बढ़िया स्पेस है और फॉर्च्यूनर में AC वेंट्स के आगे कप होल्डर के लिए भी स्पेस है। सेंट्रल स्टोरेज और ग्लव बॉक्स की स्पेस फॉर्च्यूनर में ज़्यादा है। स्कॉर्पियो की यूनिक फीचर्स में आता है सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पर फॉर्च्यूनर की लिस्ट ज़्यादा लंबी है। कॉमन फीचर्स में हैं LED हेडलैम्प्स, टच स्क्रीन और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स। स्कॉर्पियो एन का जो ड्राइविंग पोजीशन है वो काफ़ी कमांडिंग है, आपको वो रोड के राजा वाली फीलिंग आती है, बहुत ऊपर आप बैठते हो। एक्चुअली फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा आपको लगेगा कि आप ऊपर बैठे हो, तो उसकी वजह से आपको रोड का एक कमांडिंग व्यू दिखता है। बॉनेट के भी आप एजेस देख सकते हो, तो इससे आपको पतली तंग गलियों में गाड़ी गेज करने में आसानी होती है। स्कॉर्पियो एन में आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्ट स्टीयरिंग के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप लंबे हैं और आप स्टीयरिंग थोड़ा अपने करीब लाकर ड्राइव करना चाहते हैं, वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। दोनों कार्स में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको ज़्यादा इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन मिलते हैं, क्योंकि इसमें बजट बायर्स के लिए एक कम ताकतवर डीजल का भी ऑप्शन है। हाँ, पेट्रोल ऑप्शन के मामले में स्कॉर्पियो एन के फिगर्स फॉर्च्यूनर से काफ़ी बेहतर हैं। हमने फॉर्च्यूनर 4x4 तो नहीं, पर फॉर्च्यूनर का लेजेंडर 4x2 ऑटोमेटिक वेरिएंट का परफॉर्मेंस टेस्ट किया, जो 0 to 100 kph के लिए अंडर 10 सेकंड्स लेती है, और स्कॉर्पियो एन डीजल ऑटोमेटिक थोड़ा ज़्यादा 11.25 सेकंड्स, यानी ड्रैग रेस में जीतेगी फॉर्च्यूनर लेजेंडर। इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है, होल्ड करने में बढ़िया है, इसमें कंटूर भी बढ़िया है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है। फन फैक्ट, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग्स एक्चुअली रेसिंग कार्स के लिए बनाए गए थे, बिकॉज उसमें लंबे ड्राइवर्स के ये नी में टच ना हो, इसके लिए इनको नीचे से फ्लैट कर दिया जाता था। बट अब ग्राहकों को ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग पसंद है, तो यहाँ पर आपको SUVs में भी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिलते हैं। अब इसका स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो शहर में चलाने में ये काफ़ी लाइट है, पार्किंग में इसकी जो लाइटनेस है वो आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, खासकर आप जब यू टर्न्स वगैरह लोगे, और इस कारण स्कॉर्पियो एन सिटी के लिए एक बहुत बड़ी SUV बन जाती है। स्कॉर्पियो एन का टर्निंग रेडियस भी फॉर्च्यूनर से हल्के मार्जिन से बेहतर है। और जिस तरीके से इसके स्टीयरिंग का वजन बढ़ता है, यानी इसमें जो हेफ्ट है आपको फील होती है, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया मिलता है। कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग आपकी ड्राइव रहती है। लेकिन जब आप बेंड्स वगैरह पर जा रहे हैं, अगर आप पहाड़ी रास्ते चढ़ रहे हैं,
तो वहाँ पर गाड़ी इतनी ऊंची है तो इसका जो टॉप हैवी नेचर है वो आपको ज़रूर पता पड़ता है। तो वहाँ पर आप थोड़ा एहतियात बरत के चलाएं। इस गाड़ी की एसयूवी नेचर यानी लैडर फ्रेम चैसी वगैरह का जो सेटअप है उसको ध्यान में रख के चलाएं तो बेहतर है। स्कॉर्पियो एन की लो स्पीड राइड भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आप स्लो स्पीड पर चला रहे हैं तो आपको कोई बम्प फील नहीं होते हैं और बम्पी भी नहीं होती है जो नॉर्मल रोड्स पर आपको फॉर्च्यूनर में थोड़ा महसूस होता है अगर आप अकेले जा रहे हैं। अगर गाड़ी में थोड़ा वजन है यानी पैसेंजर ज़्यादा हैं तो वो आपको उतना फील नहीं होता है फॉर्च्यूनर में। यहाँ पर आप अकेले चला रहे हैं तो भी आपको काफ़ी फ्लैट राइड मिलती है। दोनों गाड़ियों में आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलती हैं, बट यहाँ पर स्कॉर्पियो एन में जो ब्रेकिंग फीडबैक मिलता है वो आपको थोड़ा कम पता पड़ता है फॉर्च्यूनर के मुकाबले। हाँ, ब्रेकिंग एडिक्वेट होती है, मतलब ऐसी कोई कमी नहीं लगेगी, आपको कोई नर्वस मोमेंट नहीं आएगा, बट इसके ब्रेक्स थोड़े आपको ग्रैबी हो जाते हैं। मतलब उनको जो मॉड्यूलेट करने में ना आपको थोड़ी मशक्कत लगती है, मतलब उसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। फॉर्च्यूनर की ड्राइव स्टार्ट करते ही आपको डिफरेंसेस पता पड़ जाते हैं। इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा लाउड है स्कॉर्पियो से, बट हाँ एफर्टलेस थोड़ा ज़्यादा लगता है बिकॉज इसमें टॉर्क भी ज़्यादा है। गियर शिफ्ट के मामले में दोनों गाड़ियां क्लोजली मैच्ड हैं। अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट में आपको ऐसा कोई डीले या फिर लैग महसूस नहीं होता है जब आपको चाहिए। दोनों गाड़ियों में आपको ऐसे ही मिलता है। हाईवेज पर ये गाड़ी ऐसे मक्खन की तरह स्मूथ करती है, मतलब आप दिन भर इसमें क्रूज कर सकते हो। 1000 किलोमीटर की जर्नी इस गाड़ी में आप एक सिंगल डे में कर सकते हो। ये इतनी एफर्टलेस लगती है। फॉर्च्यूनर में स्पीड पकड़ने का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। अब अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में आपको फॉर्च्यूनर में कोई इशू नहीं होगा। इसमें आपको टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक एडजस्ट भी मिलता है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स के साथ अगर आप लंबे हैं या आपकी नॉर्मल से छोटी हाइट है आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको यहाँ पर अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना काफ़ी आसान पड़ता है। अब इतनी बड़ी जब एसयूवीज आप चलाते हो तो बॉडी रोल का सवाल उठता है और फॉर्च्यूनर में भी आपको बॉडी रोल होता है। 50 से 60 पर अगर आप जाओगे तो बॉडी रोल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखकर पहाड़ी रास्तों पर चलाना होगा। लेकिन हाँ, स्कॉर्पियो एन से थोड़ा कम महसूस होता है। फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग काफ़ी हैवी फील होता है और पार्किंग स्पीड्स पर इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों कार्स का काफ़ी सिमिलर फिर भी अलग है। अब खराब रास्ते जब दिखते हैं तो फॉर्च्यूनर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शाइन करती है। खराब रास्ते देखकर आप चाहोगे कि आप एकदम थ्रॉटल फ्लोर कर दो और वहाँ से एकदम तेज़ी से निकलो बिकॉज यू नो ये गाड़ी बीटिंग ले सकती है। तो खराब रास्तों पर वो इंडिस्ट्रक्टिबल फीलिंग आप फॉर्च्यूनर की ज़रूर अप्रिशिएट करोगे। बट ये जान लीजिए कि दोनों गाड़ियां लंबी जर्नीज के लिए बहुत बढ़िया हैं। ग्लोबल एनकैप ने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का रिसेंटली क्रैश टेस्ट किया था लेकिन फॉर्च्यूनर का नहीं किया है। लेकिन हमने फॉर्च्यूनर का रिजल्ट देखा है क्योंकि इसी सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हाइलक्स ट्रक को आसियान एनकैप ने 5 स्टार रेटिंग दी थी। वहीं स्कॉर्पियो एन ने भी ग्लोबल एनकैप के नए नियमों के अनुसार 5 स्टार सेफ्टी परफॉर्मेंस दी है। बाकी मल्टीपल एयरबैग्स और ESP जैसे फीचर्स दोनों कार्स में मिलते हैं। वारंटी पीरियड फॉर्च्यूनर पर ज्यादा अच्छा है। तो ये तो प्रूव हो गया कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पहले के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है। इसकी रोड प्रेजेंस, इसकी परफॉर्मेंस, इसके इंजन की पावर, वो सब पहले के मुकाबले ज़्यादा दमदार है। तो इसका एक्सपीरियंस आधे दाम की होने के बाद भी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा पीछे नहीं है। लेकिन फॉर्च्यूनर का दबदबा अब भी बरकरार है, यानी इसकी बैज पावर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। टोयोटा का आफ्टर सेल सर्विस का इसको साथ है, साथ ही इसमें गाड़ी में बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलती है। थर्ड रो बेहतर है, बूट स्पेस बेहतर है और ओवरऑल जो इंडेस्ट्रक्टिबल फील आप फॉर्च्यूनर से एक्सपेक्ट करते हो वो इसमें आपको ज़्यादा मिलती है। फॉर्च्यूनर के सामने स्कॉर्पियो इनकी कीमत कम है बट गाड़ी पर 1 साल से भी लंबी वेटिंग पीरियड है और प्राइसेस बढ़ गए तो डिलीवरी के समय वही देने पड़ेंगे। अगर आपको जल्दी है तो सिमिलर प्राइस में सेकेंड हैंड फॉर्च्यूनर का ऑप्शन भी आपके लिए खुला है। आप कौन सी साइड चुनेंगे, टीम फॉर्च्यूनर या फिर टीम स्कॉर्पियो एन? चलिए कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अब तक नहीं किया है तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।